Hello students, good morning, welcome to the class. So today we are going to start chapter 10 from geography, minerals and energy resources, page number 196. So minerals, what is mineral? Rocks are the combination of minerals. जितने भी rocks होते हैं different types के, वो किसके combination से form होते हैं? Different type of minerals. The formation of minerals depend upon the physical and chemical condition that in turn. उनके जो फिज़िकल और केमिकल कंडीशंस होती हैं, उनकी हार्डनेस, कलर, लस्चर, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब किस पर डिपेंड होता है कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन के मिनरल्स के थ्रू वो फॉर्म हुआ है. स्टडी ऑफ मिनरल्स बाय geographers and geologists. Geographers study minerals as part of the earth crust for a better understanding of landform. The distribution of mineral resources and associated economic activities are of interest to geographers. सो मिनरल्स और रॉक्स की स्टडी कौन करता है? जोग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट. यूज़ ऑफ मिनरल्स इन डेली लाइफ. मिनरल्स का क्या यूज़ है हमारी डेली लाइफ में? मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़ आर मेड अप ऑफ मिनरल्स लाइक टूथपेस्ट कंटेन सिलिका, लाइमस्टोन एंड फॉस्फेट एसेट्रा. जैसे कि हम जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसमें सिलिका, लाइमस्टोन, फॉस्फेट एसेट्रा होता है. सेकेंड, दे आर बेसिक ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. एंड थर्ड इज़ दे आर ऑल्सो स्टडीड टू नो द फॉर्मेशन, एज एंड कंपोजिशन ऑफ अर्थ. मिनरल्स की स्टडी क्यों की जाती है? इसलिए भी कि फॉर्मेशन, कंपोजिशन जो अर्थ का है उससे भी स्टडी हो सके, उसके भी बारे में नॉलेज हमें मिल सके. मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स. सो मिनरल्स हमें कहाँ कहाँ और कैसे मिलते हैं, कैसे अकर करते हैं इन नेचर? बेड एंड लेयर्स. रॉक सॉइल की जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं उसमें अलग अलग लेयर में और अलग अलग बेड्स में मिनरल्स हमें मिलते हैं. सेकेंड है वेन्स एंड लॉजेस. जो भी रॉक्स में या किसी भी जॉइंट में, किसी भी माउंटेन्स एक्सेट्रा में जो स्मॉल क्रैक रहेगा, नैरो क्रैक्स रहेंगे, फॉल्ट्स रहेगा, जहाँ पे जॉइंट हो रहा होगा कोई चीज़, वहाँ पे भी मिनरल्स हमें मिल सकते हैं. नेक्स्ट इज़ डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स. जो सरफेस रॉक है वहाँ पे जहाँ डिकम्पोजिशन हुआ होगा वहाँ पे भी हमें मिनरल्स मिलेंगे. नेक्स्ट इज़ अलूवियल डिपॉजिट. सम मिनरल्स आर फाउंड इन द सैंड ऑफ वॉली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स. दीज आर नोन एज प्लेसर डिपॉजिट्स. जहाँ पे सैंड वगैरह के बहुत ज़्यादा कलेक्शन होगा, जहाँ पे डिपॉजिट बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पे भी हमें मिनरल्स मिलेंगे. एंड नेक्स्ट इज़ ओशन वाटर्स. ओशंस में भी हमें बहुत सारे मिनरल्स अकर होते हैं. नेक्स्ट इज़ मिनरल डिपॉजिट फाउंड इन इंडिया. इंडिया में कहाँ कहाँ मिनरल के डिपॉजिट हैं? फर्स्ट इज़ नॉर्दर्न प्लेन, सेकेंड इज़ डेजर्ट ऑफ राजस्थान, थर्ड इज़ गुजरात एंड असम स्टेट्स, एंड लास्ट इज़ पेनिनसुलर प्लेटू. देन मेटालिक मिनरल्स. मिनरल्स टू टाइप्स में डिवाइडेड है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. सो मिनरल्स कंटेन मेटल्स आर कॉल्ड मेटालिक मिनरल्स. जिन मिनरल्स में मेटल होता है उन्हें हम मेटालिक मिनरल बोलते हैं, लाइक गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा. दे आर ऑफ टू टाइप्स. इसमें भी टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज फेरस मिनरल्स. फेरस मिनरल्स आर दोज विच कंटेन आयरन इन इट. So metallic minerals having iron content are called ferrous minerals. जिन भी minerals में iron content होता है उन्हें हम ferrous minerals बोलते हैं. Like iron ore. Iron ore is a basic mineral and backbone of industrial development. Iron ore बहुत ही basic mineral है और ये backbone है industrial development के लिए, क्योंकि आप देखते हो कि जितनी भी industries हैं, ships हैं एक्सेट्रा, जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में आयरन का यूज़ होता है. इंडिया इज़ रिच इन गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर. इंडिया बहुत रिच है गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर. द फाइनेस्ट आयरन ओर इज़ मैग्नाइट विथ अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%. सो सबसे फाइनेस्ट आयरन ओर कौन सा है? मैग्नेटेड विथ अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन. आयरन मेजर आयरन बेल्ट्स इन इंडिया आर. मेजर आयरन बेल्ट्स कहाँ कहाँ पे है? उड़ीसा झारखंड बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, बलारी चित्रादुर्ग, ओके, एंड महाराष्ट्र गोवा बेल्ट. नेक्स्ट इज मैंगनीज. मैंगनीज इज अ मेटालिक एलिमेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील alloys.
सो मैग्नीज जो है वो मेटालिक मिनरल है, उसमें मेटालिक एलिमेंट्स कंटेंट होते हैं। ये सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है? फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेक्टिसाइड। सेक्टिसाइड क्या होता है? केमिकल्स होते हैं जो इंसेक्ट को किल करने के लिए बनते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स। पेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, जितनी भी चीज़ें होते हैं इन सब में मैग्नीज़ का यूज़ किया जाता है। इंडिया रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मैंगनीज़। इंडिया 5th रैंक पे है मैंगनीज़ के प्रोडक्शन में, और उड़ीसा सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैंगनीज़ का। द नेक्स्ट इज़ नॉन फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस मिनरल कौन से होते हैं? जिसमें आयरन कंटेंट हमें नहीं मिलता। फेरस में आयरन कंटेंट मिलता है, नॉन फेरस में नहीं मिलता है। Some of the non-ferrous minerals are copper, lead, zinc, bauxite, gold, etc. So copper, bauxite and ये आपको कहाँ कहाँ पे मेजरली फाउंड होते हैं, ये आपको पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, मैप में भी। नेक्स्ट इज़ नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन से होते हैं? मीका इज़ अ मिनरल मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लांट्स और लीव्स, प्लेट्स और लीव्स। सो नॉन मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं जिसमें मेटल नहीं मिलता है। ओके, जैसे मीका हो गया, ये एक मिनरल है जो कि लीव्स और प्लेट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज से बहुत ज़्यादा डिपोजिशन के बाद में ये फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज़ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन आर रॉक मिनरल्स फाउंड इन एसोसिएशन विथ रॉक कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम मैंगनीज कार्बोनेट्स। So next is limestone. Limestone are rock minerals found in association with rock composed of calcium carbonate or calcium and manganese carbonate. So limestone भी बहुत important रॉक मिनरल है, और ये किस लिए एज अ रॉ मटेरियल कहाँ पे यूज़ होता है? इन सीमेंट फैक्ट्रीज एंड एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन और इन द ब्लास्ट फर्नेस। नेक्स्ट इज़ माइनिंग, अ किलर इंडस्ट्री। माइनिंग को किलर इंडस्ट्री भी बोला जाता है बिकॉज देयर इज़ नो नेचुरल लाइट इनसाइड द माइंस मेक वर्किंग टफर। सेकेंड, रिस्क ऑफ लाइफ ड्यू टू कोलैप्स ऑफ रूफ्स, ओवरफ्लो ऑफ वाटर, फायर इज ऑलवेज देयर। थर्ड, slurry from mines damage and farmland are roads. And last is mining causes respiratory diseases and pulmonary disorder or to miners. सो माइनिंग को एक किलर इंडस्ट्री भी बोला जाता है क्योंकि ये बहुत हज़ार्डियस इंडस्ट्री है। जहाँ पे ये लोग वर्क करते हैं वहाँ पे कोई नेचुरल लाइट नहीं होती है, उनको माइंस के अंदर में काम करना होता है, जिससे जो रूफ है उसको कोलैप्स होने का डर हमेशा रहता है, वाटर ओवरफ्लो हो सकता है और फायर का भी हमेशा डेंजर बना रहता है। एंड बहुत सारी डिजीज़ेस भी यहाँ पे हो सकती हैं, लाइक रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस एक्सेट्रा। Next is conservation of minerals. The mineral resources are finite and non-renewable, so we should conserve our mineral resource and use it judiciously. जो हमारे मिनरल्स हैं वो बहुत सारे तो हैं, लेकिन बहुत सारे मिनरल्स ऐसे भी हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं, जो एक बार ख़त्म अगर पूरी तरीके से हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, तो हम उन्हें दोबारा नहीं ला सकते हैं। बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। So first is technology should be developed to use lower grade minerals at lower cost. Second, mineral resources should be used in planned and sustainable manner. Third, metal should be recycled and alternative materials should be used so that minerals can be conserved. Next is energy resources. Energy is required for all activities. Resources which are used as power to run industries are called energy resources. जितने भी रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज़ को रन करने के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एनर्जी रिसोर्सेज। फ्यूल मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी रिसोर्स कैन आइदर कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। सो फर्स्ट इज कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? लाइक फायरवुड, कैटल डंग, केक, कोल, petroleum, natural gas, etc., which take million of years to form again. ये conventional resources क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जिनको बहुत टाइम लग जाता है दोबारा से फॉर्म होने में। Thus they are finite and non-renewable. इसीलिए finite है and non-renewable resources हैं। Next is non-conventional. Non-conventional resources कौन कौन से हो गए? सोलर एनर्जी, टोटल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, बायोगैस एनर्जी एक्सेट्रा।
दे आर फ्रीली अवेलेबल, और ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट में है, इनका हम यूज़ कर सकते हैं फ्रीली। एंड दे आर एग्जॉस्टेबल एंड रिन्यूएबल, इन्हें ख़त्म होने के बाद भी दोबारा रिन्यू किया जा सकता है। सो फर्स्ट इज़ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट इज़ कोल। कोल इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर हैवी इंडस्ट्रीज़ लाइक थर्मल पावर स्टेशन। कोल जो है रॉ मटेरियल के लिए यूज़ होता है इन हैवी इंडस्ट्रीज़ लाइक थर्मल पावर स्टेशंस एक्सेट्रा। इसके कोल के भी डिफरेंट टाइप्स आते हैं लाइक पीट, लिग्निट, बिटुमिनस एंड एंटीसाइड, ये डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं कोल की। अकरेंस ऑफ कोल इन इंडिया। कोल कहाँ कहाँ पे इंडिया में फाउंड होता है? गोंडवाना कोल, टेरिटरी कोल। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज, so next is occurrence of petroleum in India. Natural occurrence of petroleum in India is associated with anticlines and fault traps. So anticlines क्या होते हैं? फोल्ड होते हैं, डिफरेंट लेयर्स होती हैं जो कि आर्क शेप में होती हैं। मुंबई हाई प्रोड्यूसेस अबाउट 63% ऑफ इंडियाज़ पेट्रोलियम। सबसे ज़्यादा इंडिया में पेट्रोलियम कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? इन मुंबई, दैट इज़ 63%। गुजरात 18%, असम 16%, and so on. Next is natural gas. Natural gas is an important clean energy resource found in association with or without petroleum. Natural gas भी बहुत important energy resource है that is found with and without association with petroleum. पेट्रोल के बिना भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं और पेट्रोल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। Next is electricity. Electricity has a wide range of application in today's world. Electricity आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो? आप सबको पता है कि कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। Electricity two types are divided. First is conventionally electricity, that is thermal power, and second is non-conventionally electricity is generated by flowing water. Non-conventional energy कौन सी होती है? इलेक्ट्रिसिटी जो कि फ्लोइंग वाटर, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है वाटर के थ्रू जिससे जो जनरेट की जाती है, वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है। नेक्स्ट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। द ग्रोइंग कंजप्शन ऑफ एनर्जी हैज़ रिजल्टेड इन द कंट्री बिकमिंग इंक्रीजिंग डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, ऑयल एंड गैस. राइजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ ऑयल एंड गैस एंड देयर potential storage have raised uncertainties about the security of energy supply in future. So non-conventional energy resources जो हैं वो सबसे ज़्यादा किससे इफ़ेक्ट होते हैं? राइजिंग प्राइस ऑफ ऑयल एंड गैसेस। प्राइस डे बाय डे हाई हो रहा है, इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही हैं। इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल ऑल्सो कॉज सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम फॉसिल फ्यूल का यूज़ करेंगे तो इससे इन्वायरमेंट में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड बाय ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी क्या है? ये हमें कैसे मिलती है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स जो हैं उसके थ्रू मिलती है। एंड दीज आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर. यूरेनियम एंड थोरियम विच इज़ अवेलेबल इन झारखंड एंड अरावली रेंज ऑफ राजस्थान आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर. Solar energy. India is a tropical country. It has enormous possibilities of trapping solar energy that is used for variety of purpose like electricity. Solar energy भी हम different purposes के लिए यूज़ कर सकते हैं like electricity. और इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है तो यहाँ पे बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि हम सोलर एनर्जी को, सोलर रेडिएशंस को ट्रैप कर सकें. नेक्स्ट इज़ विंड पावर एंड नेक्स्ट इज़ बायोगैस. विंड पावर क्या है? जो विंड के थ्रू जो पावर स्टोर करके हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, दैट इज़ विंड पावर. एंड बायोगैस इज़ जो एनिमल डंक होता है, प्लांट्स होते हैं, डेड लीव्स होती हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, ये सारी चीज़ों को प्रोसेस करके बायोगैस बनाई जाती है. नेक्स्ट इज़ टाइडल एनर्जी. जो ओशंस में या ओशंस में जो टाइड्स आते हैं, टाइड्स के थ्रू जो जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ नोन एज टाइडल एनर्जी. देन जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल एनर्जी रिफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द हीट
फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जियोथर्मल एनर्जी क्या है? जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो अर्थ के इंटीरियर में है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं हम, दैट इज़ नोन एज जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट बिकॉज द अर्थ ग्रोज प्रोग्रेसिवली हॉटर विथ इंक्रीजिंग डेप्थ। जियोथर्मल एनर्जी इसलिए भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिल सकती क्योंकि जैसे जैसे हम अर्थ के डेप्थ पे जाते जाएंगे ये और भी ज़्यादा हॉटर होती जाएगी और जो इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हमें मिल सकती है। नेक्स्ट इज़ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी का हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ देम केयरफुली। मिनरल्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में ज़रूरत होती है, इसीलिए हमें ये ज़रूरी है कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते समय हम इसको बहुत केयरफुली यूज़ करें कि हमें आगे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड इज़ मिनरल्स आर ऑलरेडी इन लिमिटेड quantities and they are non-renewable resources. The reserves are fast depleting. And third is lot of economic development plans have been possible to the presence of certain minerals. So the continue of these developmental plans and projects, judicial use of minerals is needed. जितने भी मिनरल्स हैं अगर हम लोग उसको जुडिशली पर्पस से कम यूज़ करें और ऐसे यूज़ करें कि हम उसे आगे भी प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। वेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, कौन कौन से वेज है जिसको हम मिनरल्स के कंजर्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट इज़ बेटर एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी शुड बी यूज टू रिड्यूस वेस्ट ऑफ मिनरल्स। अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करें जिसकी जो वेस्टेज होती है बहुत बार मिनरल्स की वो ना हो पाए। सेकेंड इज़ वेरेबल पॉसिबल मिनरल्स एंड मेटल्स मेड आउट ऑफ दोज मिनरल्स शुड बी रिसाइकल्ड। जब जब पॉसिबल हो कि हम लोग मिनरल्स मेटल्स ये सारी चीज़ों को रिसाइकिल भी कर सकें। एंड थर्ड इज़ स्क्रैप मेटल्स एंड सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मेटल्स शुड बी यूज्ड वेर एवर पॉसिबल। जहाँ पे भी पॉसिबल हो हम लोग मेटल्स की जगह मेटल्स के सब्स्टिट्यूट एंड स्क्रैप मेटल्स का भी यूज़ कर सकें। सो नाउ वी हैव completed the chapter and in our next class we will do question and answer of this chapter.